नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव पर कोरोना का खतरा, सुरक्षा में तैनात सिपाही निकला संक्रमित। जी हां दोस्तों, लालू यादव पर मंडराया कोरोना का खतरा, सुरक्षा में तैनात सिपाही निकला कोरोना संक्रमित। रांची स्थित रिम्स में भर्ती हैं इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव। रांची, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल उनकी सुरक्षा में तैनात सिपाही कोरोना से संक्रमित निकल गया है। हर वक्त लालू प्रसाद की सुरक्षा में लगे रहने वाले इस सिपाही के कोरोना से संक्रमित होने के चलते लालू यादव भी खतरे की जद में आ गए हैं। इस खुलासे के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ गई है। दरअसल बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में जो पुलिस का सिपाही लगाया गया था वह कोरोना संक्रमित निकला है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव बिरसा जेल में रखे गए हैं, लेकिन बीमारी के चलते उनका ट्रीटमेंट रिम्स के पेइंग वार्ड में किया जा रहा है। वहीं रिम्स में कोरोना वार्ड के नजदीक ही उनका वार्ड भी है, जिसके चलते कोरोना के संक्रमण का अंदेशा पहले से जताया जा रहा था। गौरतलब है कि रांची में पुलिस कर्मियों में कोरोना का संक्रमण तेजी से हुआ है। एक जानकारी के मुताबिक 5 थानों के पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गलवान घाटी में पीछे हटी चीन की सेना तो कांग्रेस बोली माफी मांगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में भारत और चीन दोनों की सेना अपनी अपनी स्थिति से पीछे की ओर खिसक चुके हैं। चीन ने आधिकारिक बयान जारी करके कबूल किया है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के लिए उसने अपनी सेना को पीछे हटाने का फैसला किया है। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को लेकर दोनों देशों की सेना आमने सामने थी, वहां से दोनों के जवान कुछ किलोमीटर पीछे खिसक चुके हैं। लेकिन भारत के अंदर एक अलग सियासी मोर्चा खुला हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने अब चीन की सेना के पीछे हटने पर प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस ने कहा है कि खुद प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री देश की जनता के सामने आकर इस स्थिति को साफ करें कि अभी लद्दाख में क्या स्थिति है। सेना को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कांग्रेस पूर्वी लद्दाख के गलवान इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भारतीय और चाइनीज सेना के पीछे हटने के संकेतों के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोमवार को नए सिरे से हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से उनके पुराने बयान के लिए माफी मांगने को कहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो कोई भारतीय इलाके में आया है और ना ही किसी ने भारतीय सेना के किसी पोस्ट को कब्जा ही किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हमारी बहादुर सेना चाइनीज पीएलए को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है और हम ये रिपोर्ट देखकर खुश हैं कि हम सफल हो गए हैं। हमें अपनी सेना पर गर्व है। सेना की क्षमता को लेकर तो हमारे मन में कभी कोई शंका ही नहीं रही है। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन। हमारी सेना को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश से माफी मांगे पीएम मोदी। कांग्रेस। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने पिछले महीने ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी के बयान का हवाला देकर कहा कि बयान को दुर्भाग्य से 2 घंटे के भीतर ही चीन की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री से क्लीन चिट के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा उसके साथ ही चीन सरकार के बयान में भी कहा गया कि गलवान घाटी उनकी थी, यह उनकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि प्रधानमंत्री जितने बड़े कद से कोई ऐसा शब्द कहता है जिसे चीन ने फौरन लपक लिया और उसे क्लीन चिट के रूप में इस्तेमाल किया। पूरी दुनिया देख रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए, देश को विश्वास में लेना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, कहे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गुमराह किया, या वो कोई दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने आकलन में मैं गलत था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल पर बीजेपी अध्यक्ष के हमले को लेकर कांग्रेस ने किया पलटवार, पूछे 6 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राहुल गांधी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हमले को लेकर पलटवार करते हुए दावा किया कि अगर बीजेपी और मोदी सरकार ने चीन की घुसपैठ से निपटने में ऊर्जा लगाई होती तो देश को गुमराह करने के लिए नड्डा को झूठ नहीं बोलना पड़ता। मोदी सरकार पर कांग्रेस का पलटवार। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल भी किया कि क्या मोदी सरकार सैनिकों के महंगाई भत्ते में कटौती करके और रक्षा खर्च कम करके हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा रही है। उन्होंने ट्वीट किया, नड्डा
नड्डा जी, आप रोजाना जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उससे आप दुर्भावना से ग्रसित एक भाजपा प्रवक्ता प्रतीत होते हैं। अगर भाजपा और मोदी सरकार ने चीन से लड़ने और हमारे शस्त्र बलों का सहयोग करने में ऊर्जा लगाई होती तो आपको चीनी घुसपैठ पर देश को गुमराह करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस प्रवक्ता ने जेपी नड्डा और मोदी सरकार से 6 सवाल किए। सुरजेवाला ने पहला सवाल किया, नड्डा जी कृपया जवाब दीजिए कि क्या हमारे 15 लाख सशस्त्र बलों और 26 लाख सैन्य पेंशन भोगियों का 11,000 करोड़ रुपए का महंगाई भत्ता काटना ही मोदी सरकार की ओर से उत्साह बढ़ाने का कदम है। उन्होंने दूसरा सवाल किया, क्या पूर्व भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसद की प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में नहीं कहा था कि रक्षा खर्च 56 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर चला गया है? क्या मोदी सरकार इसी तरह हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाती है? कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड वेंटिलेटर खरीद में गड़बड़ झाले का लगाया आरोप। सुरजेवाला ने तीसरा सवाल किया, क्या जनरल बीसी खंडूरी की अध्यक्षता में रक्षा पर स्थायी समितियों ने यह नहीं माना कि हमारे 68% उपकरण पुराने हैं और चीन सीमा पर सामरिक सड़कों के निर्माण के लिए अपर्याप्त संसाधन हैं? क्या मोदी सरकार ने रक्षा समिति की बात सुनी? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे में इन पदों पर अब नहीं हो पाएगी भर्ती, ऐसा है मोदी सरकार का प्लान। जी हां दोस्तों, 16 जोन्स में 1 लाख से अधिक पद रद्द होंगे। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है पद रद्द करना। सिर्फ डिमांड वाले मार्गों पर चलेंगी ट्रेनें। हैदराबाद रेल मंत्रालय ने रेलवे में रिक्त हजारों पदों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे के कुल 16 जोन्स में विभिन्न सेक्शंस में 1 लाख से अधिक रिक्त पद रद्द होने वाले हैं, जिससे हजारों परिवारों के सड़क पर आने का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ अगले 2 से 3 साल में रेलवे के 3 लाख से अधिक लोग रिटायर होने वाले हैं। यदि रिक्त पदों की भर्ती नहीं की गई और लाखों की संख्या में कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे तो मौजूदा कर्मचारियों पर वर्कलोड बढ़ जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि रिक्त पदों को रद्द करना रेलवे के प्राइवेटाइजेशन प्लान का ही एक हिस्सा है। सरकार के इस फैसले से देश में बेरोजगारी और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे में 3,687 पद रिक्त पदों को रद्द करने के सरकार के आदेश के तुरंत बाद दक्षिण पूर्वी रेलवे ने 50% पद रद्द करते हुए संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन के तहत रेलवे में कमर्शियल वर्क जैसे रिजर्वेशन, बुकिंग, टिकट चेकिंग, इंजीनियरिंग, ऑफिस स्टाफ जैसे विभागों के पद रद्द होने वाले हैं और सरकार उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है। हालांकि बोर्ड ने अगले नोटिस जारी होने तक सेफ्टी जोन के अंतर्गत आने वाले पदों को रद्द नहीं करने को कहा है। सरकार के फैसले से बेरोजगारों का झटका। यह प्रक्रिया गत 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। सरकार के इस फैसले से केवल दक्षिण मध्य रेलवे में 4 से 5,000 पद रद्द होने का खतरा है। ऐसे में रेलवे में नौकरी हासिल करने की उम्मीद लिए बैठे हजारों शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ा झटका है। गरीबों पर पड़ेगा निजीकरण का असर। उधर रेलवे यूनियन सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहा है। रेलवे यूनियन की माने तो अगले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे नहीं रहेगा और सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा और उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। हालांकि रेलवे यूनियन सरकार के इस फैसले के खिलाफ समय समय पर प्रदर्शन और धरने देता रहा है। उसका कहना है कि रेलवे के निजीकरण के विरोध में केवल वही नहीं बल्कि जनता की भागीदारी जरूरी है और उसी लिए वह रेलवे के निजीकरण के विरोध में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। केवल डिमांड वाले मार्गों पर चलेंगी ट्रेनें। यूनियन का कहना है कि अगर रेलवे का निजीकरण हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर देखने को मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन के बाद ट्रेनें केवल उन्हीं मार्गों पर अधिक चलेंगी जिनकी अधिक डिमांड रहेगी। यही नहीं, ट्रेनें केवल उसी समय पर चलाई जाएंगी जब अधिक भीड़ होती है। ऐसे में आम यात्री अपनी मर्जी के हिसाब से यात्रा तय नहीं कर सकेगा। इन सब के अलावा देश का सबसे सस्ता परिवहन सुविधा कही जाने वाली ट्रेन की यात्रा महंगी हो जाएगी और टिकट के दाम तय करने का अधिकार रेलवे के पास नहीं बल्कि प्राइवेट प्रबंधों के हाथ में होगा और वे अपने मनमाने ढंग से दाम बढ़ा सकते हैं। रेलवे यूनियन के सहायक महासचिव शिव कुमार ने बताया कि देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। शिव कुमार के मुताबिक गत फरवरी में देश में 10% बेरोजगारी थी जो कोरोना महामारी की वजह से बढ़कर 40% तक पहुंच गई है। ऐसे में सरकार का भारतीय रेलवे में रिक्त लाखों पदों को रद्द करने का फैसला लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं, रिक्त पदों की भर्ती नहीं करने की स्थिति में मौजूदा कर्मचारियों का वर्कलोड बढ़ जाएगा और इसका असर सीधे उनके काम की गुणवत्ता पर पड़ता है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार अपराध मुक्त का झूठा प्रचार करती रही, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि अपराधों में बढ़ोतरी के लिए जवाबदेही तय करने के बजाय राज्य सरकार यह झूठा प्रचार करने में व्यस्त है कि यूपी अपराध मुक्त है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें 1/3 अपराध दलितों के खिलाफ हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 2016 से 2018 तक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 21% की वृद्धि हुई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, दलितों के खिलाफ होने वाले कुल अपराध के 1/3 अपराध यूपी में होते हैं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में साल 2016 से 2018 तक 21% की बढ़ोतरी हुई। ये सारे आंकड़े यूपी में बढ़ते अपराधों और अपराध के मजबूत होते शिकंजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि इन सब पर जवाबदेही फिक्स करने की बजाय यूपी सरकार अपराध खत्म हो जाने का झूठा प्रचार करती रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव की सेहत बिगड़ी, डॉक्टर ने कहा अधिक दवा के कारण हुआ साइड इफेक्ट। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का मेडिकल बुलेटिन रिम्स के डॉक्टरों ने आज जारी किया है। लालू यादव की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। उन्हें लगातार पैरों में सूजन की समस्या आ रही है। हालांकि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने लालू यादव का स्वास्थ्य फिलहाल सामान्य बताया है। डॉक्टरों का कहना है कि सूजन की वजह से लालू यादव को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। यह सूजन अधिक दवाई के उपयोग के कारण साइड इफेक्ट की वजह से हुई है। गौरतलब है कि लालू यादव पहले से डायबिटीज, दिल की बीमारी से ग्रसित हैं। लालू यादव की किडनी 50% ही फंक्शन है। लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। उन्हें 42 माह की सजा सुनाई गई है। इनमें से वह 26 माह जेल में बिता चुके हैं। लालू यादव को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट सजा सुना चुका है। लालू पर सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं। इन तीनों मामलों में 23 दिसंबर 2017 से वे जेल में हैं। बीमार होने की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। साथ ही आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चाईबासा कोषागार धोखाधड़ी मामले में जमानत के लिए अर्जी लगाई है। लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। इससे पहले उन्हें चारा घोटाला के 3 मामलों में जमानत दी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने हाथ जोड़कर की एक होने की अपील, कहा जनता ने हमें हमारी गलतियों की सजा दे दी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को राजद के 24वें स्थापना दिवस समारोह में कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर अपील की कि आपसी मतभेद भूलकर एक हो जाइए। सरकार बनी तो सभी का सम्मान रखा जाएगा। जानता हूं कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ता या नेता नाराज हो सकते हैं, हालांकि मैं सभी की इज्जत करता हूं। हमने पार्टी से किसी को हटाया नहीं है, उपेक्षा भी नहीं की है। पार्टी एकजुट हुई तो 2020 से परे 2035 तक हम देश की सत्ता पर काबिज होंगे। गलतियों के लिए जनता ने हमें 15 साल से विपक्ष में बैठाकर सजा भी दी। राज्य कार्यकाल में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी ने राजद कार्यकाल के 15 साल में हुई भूल के लिए अपनी माफी वाले बयान के बारे में सफाई दी कि मैं रीढ़ वाला हूं। गलतियों के लिए जनता ने हमें 15 साल में विपक्ष में बैठाकर सजा भी दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद को बांटने वालों को प्रदेश की जनता ने तवज्जो नहीं दी है। इससे पहले तनवीर हसन, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आदि वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। संचालन पार्टी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, सीईओ की मिली रिपोर्ट, जल्द प्रदेश का दौरा कर सकती है इलेक्शन कमीशन की टीम। जी हां दोस्तों, बिहार में इसी साल हो सकता है विधानसभा चुनाव। तैयारियों की समीक्षा करेगी चुनाव आयोग की टीम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम बहुत जल्द प्रदेश का दौरा करेगी। इस दौरान आयोग की टीम बिहार के आला प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात करेगी। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट आयोग को मिल गई है। चुनाव आयोग बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट और उनमें दिए गए सुझावों पर गौर भी कर रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए ईवीएम के बटन दबाने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करने का विकल्प सुझाया है। साथ ही जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं है उन्हें चुनाव आयोग की ओर से मतदान से ऐन पहले खादी के मास्क देने की बात भी कही गई है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण और फैलाव से बचा जा सके। चुनाव आयोग ने बिहार
में 65 साल से अधिक और कोरोना संक्रमित या क्वारंटीन मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने की सुविधा दी है। इस एहतियाती सुविधा का ऐलान होने के बाद बिहार में सबसे पहले चुनाव प्रस्तावित है, लिहाजा बिहार पहला राज्य बनेगा जहां ईवीएम के दौर में बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल होगा। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। बिहार दागियों को बनाया उम्मीदवार तो पार्टियों को चुनाव आयोग में बताना होगा कारण। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। नीतीश की वर्चुअल रैली 7 अगस्त को होगी। जेडीयू का दावा है कि इस रैली से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए 10 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले भविष्य में कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी की नाकामी होगी स्टडी में शामिल। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। देश में हर रोज औसतन 20,000 कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,248 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 425 लोगों की इस वायरस से जान चली गई है। भारत अब रूस को पीछे छोड़कर कोरोना के संक्रमण के मामले में टॉप 3 में पहुंच गया है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए वेंटिलेटरों की क्वालिटी पर उठे सवाल। राहुल बोले खतरे में डाली जा रही लोगों की जान। राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने वीडियो के कैप्शन में कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी का लागू करने का जिक्र किया है। राहुल गांधी का कहना है कि इन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल के फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ट्वीट के साथ साथ राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 21 दिनों में जीता जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि अब कोरोना वायरस से जारी जंग के 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, जबकि भारत कोरोना वायरस की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें, राहुल गांधी कोरोना वायरस के दौरान सरकार की ओर से ली जा रही लापरवाही को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। रविवार को भी राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड के पैसों से खरीदे गए वेंटिलेटर की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर कहा था कि सरकार लोगों की जान खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पीएम केयर्स फंड का पैसा अच्छे उपकरणों के खरीदने के लिए उपयोग किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के सवाल, पीएम केयर्स में अपारदर्शिता से खतरे में है जिंदगियां। 50,000 की जगह खरीदे गए सिर्फ 1340 घटिया वेंटिलेटर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को सरकार पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी नहीं कर लॉकडाउन का समय बर्बाद करने और कोविड-19 रोगियों के लिए घटिया वेंटिलेटर खरीदने का आरोप लगाया, जबकि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम केयर्स कोष में अपारदर्शिता से भारतीयों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा, निजी कंपनी से खरीदा घटिया वेंटिलेटर। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम केयर्स में अपारदर्शिता से भारतीयों का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल घटिया सामग्री खरीदने में हो रहा है। उन्होंने एक खबर को भी टैग किया जिसके अनुसार एक निजी कंपनी घटिया गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर मुहैया करा रही है। ये वेंटिलेटर पीएम केयर्स कोष से खरीदे गए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी वेंटिलेटरों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, वेंटिलेटर घोटाला, 50,000 वेंटिलेटर के लिए आवंटित 2,000 करोड़ रुपए में से 23 जून तक केवल 1340 वेंटिलेटर की आपूर्ति हुई, खुली निविदा नहीं हुई। घटिया गुणवत्ता, प्रति वेंटिलेटर बताई गई 1.5 लाख रुपए की राशि के बजाय 4 लाख रुपए में इन्हें खरीदा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं मिल रहे लेबर, मजदूरों को वापस काम पर बुलाने के लिए फ्लाइट टिकट, खाना और फ्री रहने को दे रही कंपनियां। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश में अचानक लॉकडाउन किया गया था। 2 महीने चले लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी दुकानें, इंडस्ट्री और कंपनियां बंद हो गयी, जिसके कारण मजदूरों और कम तनख्वाह वाले लोग बेसहारा और बेरोजगार हो गए। काम नहीं होने के कारण मजदूर अपने गाँव को जाने लगे। कोई साइकिल से घर पहुँचा तो लाखों लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर चले। अब अनलॉक शुरू हो चुका है, कंपनियां खुल गई हैं और अब मजदूरों को वापस बुला रही है, लेकिन वे वापस आने
बुलाने में हिचक रहे हैं। कंपनियां प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। हालांकि कुछ कंपनियां शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त यात्रा टिकट, आवास और भोजन जैसे लाभों का वादा कर रही है। अन्य लोग आसपास के स्थानों से नए लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं। यहाँ तक कि कंपनियां गाँव के प्रमुख से भी बात कर रही है कि लोगों को काम के लिए भेजें। बदले में कंपनियां मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और साथ ही उनके आने जाने की व्यवस्था भी खुद ही करने को तैयार है। बहुत से मजदूरों ने लौटने की इच्छा भी जताई है, लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 64 लाख मजदूर मिलने में आ रही है दिक्कत। राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष राजन बंदेलकर ने बताया कि श्रम की कमी ने निर्माण परियोजनाओं को प्रभावित किया है, जिसको अब पूरा होने में समय लगेगा। वहीं मुंबई की एक फार्मा कंपनी ने पिछले 3 महीनों में लेबर की बहुत दिक्कत झेली है, जिसके बाद वह अपने कर्मचारियों को आने जाने के लिए बस की सुविधा तक मुहैया करा रही है। KEC इंटरनेशनल के MD और CEO विमल केजरीवाल बताते हैं कि उनकी कंपनी के करीब 2/3 मजदूर वापस आ चुके हैं। वह बताते हैं कि कंपनी की तरफ से मजदूरों के परिवारों और गांव के सरपंचों को मजदूरों की सुरक्षा का वादा किया जा रहा है। केजरीवाल बताते हैं कि कुछ इलाकों में तो मजदूरों को फ्लाइट से भी वापस लाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का सवाल, सरकार बताए कानपुर का अपराधी किसके संपर्क में था। जी हां दोस्तों, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल किया है कि उसे साफ करना चाहिए कि कानपुर का अपराधी किसके संपर्क में रहा है और कौन सत्ताधीश उससे मिलने आते थे। यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि ध्वस्त कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भाजपा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप मढ़ देती है। निरंकुश अपराधी अपनी गतिविधियां बेखौफ चलाते रहते हैं। सरकार और उसका पूरा प्रशासनिक तंत्र क्यों सोता रहा। सरकार को यह तो स्पष्ट करना चाहिए कि कानपुर का अपराधी किसके संपर्क में रहा और कौन सत्ताधीश उससे मिलने आते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता आम बात है। अपराधियों को संरक्षण, भाजपाइयों को हर अपराध में आरक्षण और जनता के लिए संघर्षशील समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगाना ही भाजपा का रामराज्य है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।